नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हिंदी का। वो है वर्ड तथा उनका उच्चारण। और ये आपका पाठ है हिंदी का 2। आगे चलते हैं। अगर इसकी हम बात करें, स्टार्टिंग करें, तो जो हमारी भाषा होती है, क्या होती है? भाषा। इस भाषा जो है वो कहां से आई है? किस भाषा से आई है? यानी कि भाष से। किससे? भाष से। और ये भाष शब्द जो है किस विषय से लिया गया है? यानी कि ये संस्कृत, कह सकते हैं संस्कृत भाषा से लिया गया है। और इस भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। आप समझ गए होंगे। यानी भाषा की उत्पत्ति, भाषा की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के भाष शब्द से हुई है। और भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। अगर हम बात करें भाषा की जो सार्थक इकाई, अगर इसके हम सार्थक इकाई की बात करें तो इसकी जो सार्थक इकाई जो होती है वो होती है वाक्य। क्या होती है? वाक्य। मतलब सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। क्या होती है? वाक्य। अगर हम बात करें वाक्य की छोटी इकाई होती है उपवाक्य। यानी कि जो वाक्य की छोटी इकाई जो होती है वो होती है उपवाक्य। अगर इस उपवाक्य की छोटी इकाई की बात करें तो इसकी होती है पदबंध। क्या? पदबंध। और इस पदबंध की छोटी इकाई की बात करें तो पद को हम शब्द भी बोल सकते हैं। और इसकी अगर हम छोटी इकाई की बात करें तो वो होती है हमारी अक्षर। क्या होती है? अक्षर। अक्षर होती है। और आगे बात आती है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी ध्वनि, ध्वनि या फिर वर्ड। तो आप समझ गए होंगे जो वर्ड है, हम वर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। यानी वर्ड जो है, वर्ड की उत्पत्ति कहां निकल के आती है? यानी कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष शब्द से हुई है। और इसका अर्थ होता है बोलना। और भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो होती है वाक्य। और वाक्य की छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य। और उपवाक्य की छोटी इकाई होती है पदबंध। और पदबंध की छोटी इकाई होती है पद, जिसे हम शब्द भी बोलते हैं। और पद की छोटी इकाई होती है आपकी अक्षर। और अक्षर की छोटी इकाई होती है आपकी ध्वनि या फिर हम कह सकते हैं वर्ड। क्या कह सकते हैं? वर्ड। तो आइए इसी वर्ड के बारे में समझ लेते हैं। वर्ड के बारे में समझ लें तो जो वर्ड जो होते हैं ये सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है। अगर दूसरे नंबर पे अगर इसकी हम बात करें तो इसके ये अखंड होती है। कहने का मतलब खंड नहीं होते या टुकड़े नहीं होते, टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले, जैसे अ है, ए है, ई है, क है, ख है, इस तरह से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस क और ख के टुकड़े हो सकते हैं। अगर क के टुकड़े की अगर बात करें, क हलंत प्लस अ। अगर इस ख के टुकड़े की अगर हम बात करें तो ख प्लस अ। तो कहने का मतलब इन पे हमें हलंत लगाना पड़ेगा। जितने भी आपके व्यंजन होते हैं अगर उन पर हलंत लगा दोगे तो उस व्यंजन का फिर हम टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे तोड़ नहीं सकते। और जब तक उस पर व्यंजन नहीं लगा होगा, वो हलंत नहीं लगा होगा व्यंजन पर, तो उसका टुकड़ा होगा और दूसरा टुकड़ा निकल के आएगा छोटा अ।
अ की ध्वनि। तो जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, शब्द ले लेते हैं जैसे राम। क्या ले लिया? राम। राम हमारा शब्द है। अगर इसके हम टुकड़े की बात करें तो ये हो गया र प्लस आ प्लस म प्लस आ। इसमें हलंत लगाना पड़ेगा। ये इसका क्या हो गया? टुकड़े हो गए। और यही टुकड़े क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, या फिर हम ध्वनि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ध्वनि कह सकते हैं। अगर इनके और ये भी वर्ड होते हैं, प्रत्येक वर्ड की अपनी लिपि होती है। क्या होती है? लिपि। और इसी लिपि को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वर्ड संकेत। क्या कह सकते हैं? वर्ड संकेत। और जो वर्ड होते हैं हमारे, वो होते हैं आपके 52। कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 52। तो आइए फिर से समझ लेते हैं। यानी जो भाषा है, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है बोलना। अगर भाषा की इकाई मतलब जो सार्थक इकाई की बात करें, वो होती है वाक्य। वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य, उससे छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से पद, और अक्षर, अक्षर से ध्वनि या वर्ण। यानी कि एक वाक्य को इतने हिस्सों में तोड़ दिया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। यानी वाक्य को उपवाक्यों में तोड़ा जा सकता है, उपवाक्य को पदबंध में तोड़ा जा सकता है, पदबंध को पद में, पद को अक्षर में। लेकिन ध्वनि जो होती है, वर्ड होती है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसी वजह से इसे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और सबसे बड़ी इकाई वाक्य। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने समझ लिया होगा। वर्ड से आगे बात करते हैं। यानी यही वर्ड मिलकर के आपकी बनाते हैं वर्णमाला। क्या बनाते हैं? वर्णमाला। यानी यही जो वर्ड होते हैं 52, इनका व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित समूह कह सकते हैं। पूरा लिख देता हूं, वर्डों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और वर्णमाला में जो वर्णों की गणना, वर्णमाला में वर्णों की गणना दो आधार पे कर सकते हैं। नंबर 1, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। नंबर 2, लेखन के आधार पर। समझ लेते हैं। उच्चारण के आधार पर, जो उच्चारण के आधार पर जो वर्ड होते हैं, वो कितने होते हैं आपके? 45। जिसमें से स्वर होते हैं आपके, स्वर जो होते हैं आपके होते हैं 10। क्या होते हैं? 10। जिसमें से क्या जाता है? आ, ए, ओ, ए, आई, ओ, औ। ये आपके ये क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 जो स्वर होते हैं वो उच्चारण के आधार पर होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं आपके 35। कितने होते हैं? 35। आगे बात करते हैं लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर जो वर्ड होते हैं वो होते हैं आपके 52। कितने होते हैं? 52। आप इनमें से 52 को अगर डिवाइडेशन करें तो इसमें से जो स्वर हैं वो होते हैं आपके 13। जो ये स्वर जो थे इन्हीं में 3 और बढ़ जाते हैं, एक तो ऋषि और छोटी अंग और बड़ी अंग, ये 3 और जोड़ दिए जाते हैं तो आपके बन जाते हैं यानी लेखन के आधार पर। और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन होते हैं आपके 35, और जो इसी में से संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4। आपको टोटल हम ऐड करेंगे तो 52। अब हम इन वर्णमाला को किस किस वर्ग में बांट सकते हैं, आइए ये देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं और वीडियो को पॉज करके लिखते जाएं। अब इनके वर्ग देखते हैं, यानी कह सकते हैं इनका विभाजन। इनका विभाजन क वर्ग में किया जाता है और च वर्ग। तो क वर्ग की बात करें, क में आपका क, ख, ग, घ, ङ, और च की बात करें च, छ, ज, झ, व। अब आता है आपका ट वर्ग। क्या? ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देख रहे होंगे ड और ढ, अगर इनको अगर इस तरह से अगर हम लिख लें ड और ढ, तो ये आपके बन जाते हैं द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। फिर आता है आपका त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर आता है प वर्ग। प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म, म। और फिर आता है आपका अंतः स्थ। अंतः स्थ व्यंजन। अंतः स्थ व्यंजन। तो अंतः स्थ व्यंजन में आता है य र ल, य र ल व, य र ल व। अब आता ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात करें, सीटी वाला सा, पेचरी वाला सा, सड़क का सा, हल। ये आते 4 जो होते ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आता 6 से क्षत्रिय, त्र से त्रसु, ज्ञा से ज्ञानी, और ये आपका ऋ से ऋषि, श्र जैसे श्री या श्री भगवान। ये आपके क वर्ग होते हैं 5, च वर्ग होते हैं आपके 5, आपके ट वर्ग भी आपके 5 होते हैं। लेकिन दो अगर इस तरह से अगर हम लिखें द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। द्विगुण व्यंजन आपके 2 होते हैं, और त वर्ग आपके 5 होते हैं, प वर्ग आपके 5 होते हैं। अंतः स्थ व्यंजन जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं, और ऊष्म होते हैं वो भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें वो भी आपके 4 होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आपका ले लिया जाएगा जो यह है, यह किस वर्ग का वर्ड है, तो आप आंसर में दोगे अंतः स्थ व्यंजन। क्वेश्चन आ जाएगा ध किस वर्ग का है, तो आप कहोगे त वर्ग का। ऑप्शन दिया होगा त वर्ग।